जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डिफेंस बूस्टर सीरीज फॉर एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन। आज के 4 टॉपिक्स में आपके पास फिर से लेकर आया हूं जो करंट अफेयर्स के लिए आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए आज का वीडियो हम साथ में शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला टॉपिक जो आपके सामने आ रहा है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक। ये एक संवैधानिक मुद्दा है। क्या हुआ है, भारत के 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश ने अपने पद की शपथ ले ली है। 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो पहले क्वेश्चन का जवाब है जस्टिस सूर्यकांत, यानी कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश आज भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्त किया है। राइट, क्या है ये पूरा का पूरा इशू और इससे क्या क्वेश्चंस उठ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं क्वेश्चंस की, उनके बारे में हम आज के इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी कि ये कौन से नंबर के हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं रिपीटेटिवली कि 53rd है, 53वें है। दूसरा क्वेश्चन ये है इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, मतलब इनके ठीक पहले भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो उसका जवाब आप सबको पता होना चाहिए, बी आर गवई। जस्टिस बी आर गवई जो कुछ समय पहले ही रिटायर हुए हैं, उनकी जगह लेंगे अब जस्टिस सूर्यकांत। इनका नाम जस्टिस सूर्यकांत है। क्या है? जस्टिस सूर्यकांत। और कब इन्होंने शपथ ली अपने पद की? आज 24 नवंबर के दिन, 24th ऑफ नवंबर ईयर 2025। कब तक पद पर बने रहेंगे ये भी सवाल है। तो तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि या तो ये अपने 65 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते, यानी कि ही विल कंप्लीट हिज एज ऑफ 65 ईयर्स, और इनके विरुद्ध संसद में इनके पद विमुख की प्रक्रिया यानी कि इनकी पोस्ट या इनके ऑफिस रिमूवल की प्रोसेस शुरू नहीं की जाती, जो कि सिमिलर टू इंपीचमेंट है, यानी कि महाभियोग के समान एक प्रक्रिया है। दूसरा किसको ये सक्सीड कर रहे हैं ये मैं बता चुका हूं, बी आर गवई, जस्टिस भूषण आर गवई को रिप्लेस कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है सामने कि भारत में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो देश की सुप्रीम जुडिशियल बॉडी है, उसके जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस जो है, उनकी अपॉइंटमेंट होती कैसे है, यानी कि क्या प्रोसीजर है जिसके थ्रू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है। बेसिकली देखा जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट की जो प्रोसेस है ये पूरी तरीके से एक परंपरा यानी कि ट्रेडिशन पर बेस्ड है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन मान लीजिए, क्योंकि इसकी कोई लिखी हुई या कोई पास की हुई या एक वेल एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रोसेस नहीं है, ड्राफ्टेड प्रोसेस नहीं है, प्रारूपित प्रक्रिया नहीं है। ये एक परंपरा है जो भारत अपने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय यानी कि 1949 ऑनवर्ड्स, 1949 से ही पालन करता आ रहा है और उसको उसी तरह से आगे बढ़ाया जाता रहा है। समय समय पर कुछ छोटे मोटे चेंजेस लाने के इसमें प्रयास जरूर किए गए हैं। तो होता क्या है बेसिकली कि ये अधिकार पूरी तरीके से भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के पास सुरक्षित होता है कि वो अपने उत्तराधिकारी के तौर पर किसे लाना चाहता है। हालांकि इसमें ऐसा कोई नियम नहीं बताया गया कि कोई एक पर्टिकुलर योग्य व्यक्ति को ही वो अपना उत्तराधिकारी चुन सकता है। जो नियम मात्र है वो सिर्फ इतना सा है कि भारत का जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो किसी ऐसे व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी चुनेगा जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से ही जज होगा। और बेसिकली जो फॉलो किया जाने वाला प्रोसीजर है वो ये है कि जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो अपने रिटायरमेंट से कम 1 महीने पहले, मिनिमम 1 मंथ है, जैसे अगर नवंबर 2025 में 20 नवंबर 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टेन्योर खत्म हो रहा है, हम मानते हैं, तो 20 अक्टूबर 2025 के पहले पहले यानी 1 महीने के समय के पहले पहले वो अपने उत्तराधिकारी का नाम घोषित करेंगे। और अगर वो नहीं करेंगे तो कौन उनसे करवाएगा? तो इस बात का रिकमेंडेशन लेने के लिए उन्हें पूछेगा कौन? भारत का कानून मंत्रालय यानी कि लॉ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर्स भी कही जा सकती है, यानी कि भारत का विधि मंत्रालय भी कहा जा सकता है। उसका काम क्या है? दैट इट विल आस्क टू द सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट प्लीज रिकमेंड द नेम ऑफ योर सक्सेसर हु विल सक्सीड यू ऑन योर चेयर इन द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर योर रिटायरमेंट। इट इज वेरी सिंपल प्रोसीजर, लेकिन ये रिकमेंडेशन देते समय ये ध्यान में रखना जरूरी है कि वो किसी ऐसे जज का नाम सुझाए जो सुप्रीम कोर्ट में उनके बाद प्रेफरेंसेस या प्रायोरिटी या एक्सपीरियंस के बेसिस पर दूसरे नंबर पर आता हो, यानी कि उनके बाद सुप्रीम कोर्ट का सबसे एक्सपीरियंस्ड जज हो।
हालांकि नियम नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये नियम नहीं है कि वो उसी को चुने, वो सबसे जूनियर जज को भी चुन सकते हैं, लेकिन परंपरा के रूप में देखा जाए तो ये किया गया है। और ये जो एक्सपीरियंस है वो किस आधार पर काउंट होगा, ये सुप्रीम कोर्ट में दिए गए अपने पे किए गए सर्विसेज के ईयर के बेसिस पर काउंट होगा। मतलब उच्चतम न्यायालय में आपने जो सर्विसेज दी हैं, तो क्या टाइम पीरियड तक आपने सर्विस दी है। जैसे एक जज ने 5 मंथ से वो जज है, एक जज 6 मंथ से जज है, और एक जज 7 मंथ से सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, तो 7 महीनों वाले जज को वरीयता पहले दी जाएगी क्योंकि वो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हो गए। क्लियर। और कानून मंत्रालय के पास रिकमेंडेशन आने के बाद वो इस रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के पास रिकमेंडेशन कानून मंत्रालय सीधे नहीं भेज सकता। कानून मंत्रालय इस रिकमेंडेशन को पहले प्रधानमंत्री कार्यालय भेजता है, यानी कि पीएमओ भेजता है, और फिर पीएमओ से ये प्रेसिडेंट तक जा सकता है, क्योंकि कोई भी मंत्री राष्ट्रपति के साथ सीधा संवाद नहीं कर सकता। दोस्तों, भारत के संविधान की एक विशेष संरचना है जिसमें प्रधानमंत्री एक ब्रिज की तरह काम करता है। किसके बीच? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बीच। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की किसी भी प्रकार की कोई भी कन्वर्जेशन को या कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस को प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही किया जाएगा, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज कंसिडर्ड द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ऑल एक्टिविटीज एंड देयर ऑल एक्शंस परफॉर्म्ड ड्यूरिंग देयर टेन्योर्स, राइट। तो एक परंपरावादी दृष्टिकोण हो गया, एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है जिसको फॉलो किया जा रहा है, नियम संहिता नहीं है, जो आपको यहां लिखी दिखाई देती होगी। आप इसको बहुत इजीली पढ़ करके समझ सकते हैं। मैंने आपको बहुत आसान सी भाषा में इसे समझाने की कोशिश की है। क्लियर है? अच्छा, यहां एक नाम और याद रख लीजिएगा लिस्ट में जब नाम आते हैं कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश यानी कि भारतीय उच्चतम न्यायालय इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, आपको याद रखना है। उनका नाम था हीरालाल जे कानिया। क्या नाम था? हीरालाल जे कानिया। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। दूसरा, एक और पॉइंट जो आप याद रख सकते हैं वो ये, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट की जाती है, तो आपको बताना है आर्टिकल 124 क्लॉज 2 यानी अनुच्छेद 124 उपबंध 2 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्तियां होती हैं, जिनमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होते हैं। कर्ता कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। उन्हें उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। ये जो मुख्य न्यायाधीश हैं, कितने समय तक मुख्य न्यायाधीश रह सकते हैं? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 5 साल या 10 साल, सिर्फ एक चीज लिखी गई है, दैट इज एज ऑफ रिटायरमेंट, कि उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होगी, एंड दैट इज 65 ईयर्स, 65 वर्ष की आयु तक ये अपना पद संभालेंगे। इसके पहले यदि इनकी मृत्यु हो जाए या संसदीय प्रक्रिया के द्वारा इन्हें पद से हटा दिया जाए, ऐसी स्थितियों में ही अपने पद से हटाए जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने आता है ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस क्या है भैया? ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया जो है और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल यानी कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है, विशेष सेल जो है, उन दोनों ने मिलकर के इस ज्वाइंट ऑपरेशन को चलाया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में नारकोटिक ड्रग को लेकर के अब तक के देश के इतिहास में चलाया गया ये सबसे बड़ा अभियान या ऑपरेशन है, जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा मात्रा में नारकोटिक ड्रग्स को बरामद किया गया। नारकोटिक ड्रग्स क्या होते हैं? ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होते हैं। साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कैसे होते हैं? देखो, आपके बॉडी में ना एक न्यूरो एक्टिव केमिकल एक फ्लूइड के तौर पर आपके ब्लड में फ्लो करता है। ये एक तरीके का हार्मोन होता है जिसे हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। इसका नाम है डोपामाइन। इस हार्मोन की विशेषता यह है कि आपके रक्त, आपके ब्लड में जब इसका लेवल इंक्रीज होता है तो आपको अप्रत्याशित तौर पर यानी कि बिल्कुल इनक्रेडिबल फॉर्म में हैप्पीनेस फील होती है, खुशी का एहसास होता है। आपके पास कितनी भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वगैरह वगैरह चीजें हैं, आप संघर्षों में जी रहे हैं, अगर आप ऐसी ड्रग्स का सेवन करते हैं तो आपके डोपामाइन को इंक्रीज कर देती है, आपका न्यूरो एक्टिव सिस्टम फास्टली रिस्पॉन्ड करता है और आपको एक अंदर से अलग खुशी महसूस होती है। खासतौर से युवा वर्ग में देखा जाए आजकल के संघर्ष के दौर में, यानी कि ये जो बहुत बड़े लेवल पर स्ट्रगलिंग फेजेस चल रहे हैं, इन सब चीजों को देखा जाए तो आज का जो यूथ है वो बहुत तेजी से इन ड्रग्स के लिए एडिक्ट होता जा रहा है और बहुत आसानी से जो ड्रग सप्लायर्स हैं इन्हें हमारे यूथ को सप्लाई कर देते हैं। अब यहां पर क्या हुआ है कि अब से ज्यादा बड़ा एक खेप बोल सकते हैं या कंसाइनमेंट बोल सकते हैं इस ऑपरेशन के दौरान, जिसे क्रिस्टल फोर्ट्रेस कहा गया है, में पकड़ा गया है। दिल्ली के छतरपुर इलाके से
मैथमफेटामाइन, कौन सा? मैथमफेटामाइन नाम का एक केमिकल बेस्ड 88 केजी, 28 किलोग्राम पकड़ा है। अब सोचो कितनी बुरी स्थिति थी। अब चाहे एक्सप्लोसिव्स कह लो, चाहे नार्कोटिक ड्रग्स कह लो, भारत की स्थिति बहुत गंभीर है। बहुत अच्छी बात है कि हमने एक ऐसा ऑपरेशन चलाया और इतनी बड़ी लेवल पर राजधानी में, देश के कैपिटल में, आप सोचिए इतना जबरदस्त ड्रग ऑलरेडी, और छोटा मोटा नहीं, हाई क्वालिटी मैथमफेटामाइन था यहाँ। ये होता क्या है, ये एक व्हाइट, ट्रांसपेरेंट सा व्हाइट कलर का एक क्रिस्टल होता है, एक क्रिस्टल कंपाउंड होता है मैथमफेटामाइन, राइट। इसके और भी कई सारे नाम हैं, बेसिकली इसे और भी कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे इसे मैथ कहते हैं, इसे क्रिस्टल मैथ कहते हैं, इसे आइस के नाम से भी बुलाते हैं क्योंकि आइस जैसा दिखता है, इसे स्पीड भी कहते हैं। नॉर्मली ड्रग जो रैकेट्स हैं, ड्रग कार्टेल्स हैं, वो लोग इसे स्पीड के नाम से ही लेते हैं और सप्लाई करते हैं कि स्पीड, है ना। तो बेसिकली है क्या, एक क्रिस्टल कंपाउंड होता है। इसमें कोई आप देखेंगे टेस्ट नहीं होता, इसका कोई स्वाद नहीं होता, इसकी कोई गंध भी नहीं होती। इसे आप ओरली कंज्यूम कर सकते हो, इसे आप सूंघकर या नाक के नेजल कैविटी के थ्रू कंज्यूम कर सकते हो, और इसे आप इंजेक्ट भी कर सकते हो बॉडी में। तीनों मीडियम से आप इसे कंज्यूम कर सकते हो, और ये बहुत फास्टली न्यूरो एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है, और डोपामाइन का लेवल बहुत तेजी से आपकी बढ़ा देता है। लेकिन ये आपके तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम से आपके कंट्रोल को हटा देता है बेसिकली। तो ये जो आप देख रहे हो, लाइक आपका स्टिमुलेंट है, राइट। ये क्या है, एक स्टिमुलेंट है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सीएनएस जो होता है, उसे इफेक्ट करता है बड़े तेजी से, और उसके लिए एडिक्शन पैदा करता है। होता क्या है कि इन ड्रग्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि इन ड्रग्स के साथ खुश होना किसी के लिए कोई क्राइम नहीं, अपराध नहीं है। पहली चीज तो ये सुनो, खासतौर से वो युवा जो खुश होना, और आप उसी ड्रग का इस्तेमाल करके खुश रह सकते हो, तो इसमें भी कोई अपराध नहीं है। बट अपराध कहाँ आ जाता है, वो यहाँ आ जाता है कि ये ड्रग्स एडिक्टिव होते हैं। एक बार आपने इसको सेवन कर लिया, इसका यूज कर लिया, तो होता क्या है, दैट यू विल बी एडिक्टेड फॉर इट, आप उसके लती हो जाओ। फिर व्हेन यू विल नॉट, उस एडिक्शन में आप अपराध करने शुरू कर देते हो, यू विल बिकम अ क्रिमिनल, राइट। ये किया गया है। चलिए अगला टॉपिक हमारे सामने आता है उल्फा। उल्फा दैट मींस यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इसके बारे में शायद आपने सुना होगा, लेकिन टॉपिक में उल्फा आई है। असल में इसके दो वर्जन या दो सेक्शंस डिवाइड हुए थे 2009 से 2011 के बीच, जिसमें पहला ग्रुप जो है उल्फा आई, और दूसरा ग्रुप जो है उल्फा प्रोटॉक के नाम से स्टैब्लिश हो गया था। हालांकि उल्फा प्रोटॉक जो है वो एक, दोनों के दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस किए गए थे 1990 में। उल्फा को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया था भारत में। हालांकि है क्या, बेसिकली असम स्टेट जो है भारत का नॉर्थ ईस्टर्न सबसे बड़ा स्टेट है, जनसंख्या और यानी कि एरिया और पॉपुलेशन दोनों के दृष्टिकोण से। और असम जो राज्य है, बेसिकली उसकी पहचान है वहां के पारंपरिक प्राकृतिक उत्पादों से, जिनमें सबसे प्रमुख है चाय, और दूसरा है तेल यानी ऑयल, वनस्पति का, यानी कि वेजिटेटिव ऑयल। अगर आप इनके बारे में बात करते हैं तो असम के लोगों का कहना यह है कि पहला, बाहर की बहुत सारी कंपनियों ने आकर सरकार की गलत नीतियों के कारण, यानी बिकॉज ऑफ द वर्स्ट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने हमारे प्राकृतिक संसाधनों, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बनाए, जिसकी वजह से हमारे नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है। सेकंड, बांग्लादेश वॉर के बाद बांग्लादेश से आने वाले जो माइग्रेंट्स हैं वो तेजी से असम के अंदर जुड़ते चले गए, जिसकी वजह से असम के लोगों का मानना था, वहां के लोकल ट्राइब्स का मानना था कि हमारे अपने पैतृक अधिकार, जो हमारे अपने पैटर्नल राइट्स थे, असम के जंगल पर, असम की जमीन पर, असम के जल पर, वो सारी चीजें हमसे छिन गई, बढ़ गई। और दूसरे लोग जो घुसपैठियों के तौर पर हमारे देश में आए, इलीगल माइग्रेंट बन करके, वो धीरे धीरे हमारी नौकरियां खाने लगे, हमारी जमीन खाने लगे, हमारे जंगल खाने लगे, हमारे प्रोडक्शन को खाने लगे। जब गवर्नमेंट ने इनकी बात नहीं सुनी तो कहते हैं 7 अप्रैल 1979, 7 अप्रैल 1979 को असम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट की शुरुआत हुई, जिसको फुल एक्रोनिम के फॉर्म में उल्फा कहा गया, यूएलएफए। इसने अपनी गवर्नमेंट बनाई है सर, पैरेलल गवर्नमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ असम। इनकी अपनी रेगुलर आर्मी है, इनकी अपनी एक रेगुलर सरकार है, जो एक सरकार के तौर पर ही चलाई जाती है। प्रशासनिक दायित्व है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसमें पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसमें मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, सैन्य दायित्व भी शामिल है। इसके कुछ प्रमुख नेता रहे जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को शामिल किया था, शुरू किया था, जिसमें परेश बरुआ आपको दिखाई देता है, अरविंदा राजखवा दिखाई देता है, अनुप चेटिया दिखाई देता है, प्रदीप गोगोई और भीमकांत
बुरागोहेन आपको दिखाई देते हैं। इसमें प्रमुख दो लोग हैं जिसमें आपको परेश बरुआ दिखाई देते हैं और अरविंद राजखोवा दिखाई देते हैं। ये अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे जब इसको बनाया गया था। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। परेश बरुआ वाज द कमांडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका मिलिट्री कमांडर था। ये 7 अप्रैल 1979 को असम के शिव सागर जिले में रनघर नाम की जगह पर स्टैब्लिश की गई थी, राइट। उल्फा को 1990 में, क्योंकि उल्फा की जब बात नहीं मानी गई तो इन्होंने हाई प्रोफाइल किडनैपिंग्स, मर्डर्स और कई सारे अदर क्राइम्स शुरू, खासतौर से उन लोगों का अपहरण करते थे जो सरकार से जुड़े हुए थे, जिनके बारे में इनको ऐसा लगता था कि ये लोग हमारे शोषण के लिए नियम कानून बनाने में इन्वॉल्व हैं। सेकेंडली, जो उल्फा है उसके इन क्रिमिनल एक्टिविटीज को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1990 में 1990 में यूएपीए एक्ट यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, मतलब गैर कानूनी गतिविधि निषेध अधिनियम, जो 1967 में भारत की संसद ने पारित किया था, के अंतर्गत इस उल्फा को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया था। क्या घोषित किया था? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया था। 2009 में हुआ ये कि जो परेश बरुआ आपको दिखाई देते हैं और अरविंद राजखोवा दिखाई देते हैं, इन दोनों के बीच में वैचारिक लड़ाई हुई, वैचारिक मतभेद आए। जिस अरविंद राजखोवा हैं, उन्होंने अपना एक अलग संगठन बनाया जिसका नाम था उल्फा प्रोटॉक, और परेश बरुआ ने अपना एक अलग संगठन बनाया जिसका नाम है उल्फा आई। उल्फा आई यानी कि इंडिपेंडेंट असम लिबरेशन फ्रंट ऑफ यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट, राइट। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस 2009 से 2011 के बीच में बनी। हालांकि 2023 में ही जो उल्फा प्रोटॉक थी उसने सरकार के साथ शांतिपूर्ण चर्चाएं करना शुरू कर दी है और बहुत जल्दी अपना अस्तित्व खो देगी, ये तय है। लेकिन अब हालिया तौर पर उल्फा आई के लिए भी एक बहुत पॉजिटिव न्यूज आई है, जिसके अंतर्गत क्या सुनने में आया है या क्या न्यूज आई है, वो न्यूज ये आई है कि इसके प्रमुख नेता जिसका नाम अरुणोदय दहोतिया मिलता है, या बेजत गोगोई के नाम से भी ये जाना गया है, या अरुणोदय असम के नाम से भी ये जाना गया है, ये सरेंडर कर दिया है। ये उल्फा आई का वित्त सचिव था, यानी फाइनेंशियल सेक्रेटरी, वहां के सारे फाइनेंसेस यही मैनेज करता था। इससे बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हमें मिल सकती है। उल्फा ऑर्गेनाइजेशन जल्दी खत्म होने वाली है, इसके सीधे सीधे आसार हमें नजर आते हैं। तो ये देश के गृह मंत्रालय के लिए एक बहुत बड़ी जीत मानी जा सकती है कि एक राज्य में इंसर्जेंसीज को खत्म करने में दे हैव टेकन स्टेप फॉरवर्ड, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शन, ये बहुत जरूरी है भाई, भारत के लिए तो बहुत जरूरी है, मैं ये पर्सनली कंसिडर करता हूँ फॉर द चिल्ड्रन स्पेशली। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टॉपिक, मलेशिया एक ऐसा देश बना है हालिया पर दुनिया में जिसने अपने यहां 16 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित किया है, यानी कि सोशल मीडिया पर बैन किया है। और इनका यह आदेश 2026 से लागू हो जाएगा, यानी 2026 से इंप्लीमेंट हो जाएगा, जिसमें 16 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा इस देश का सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस नहीं दिखा सकता। अब आप पूछेंगे कि ये किया क्यों गया है? इसके बहुत बड़ा कारण ये है कि इसके पीछे सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चों के प्रति हो रहे सबसे ज्यादा अपराध पूरी दुनिया में रिकॉर्ड किए गए हैं, जैसे कि हाउस अरेस्ट करना या डिजिटल अरेस्ट करने जैसी स्थितियां। बहुत पहले अभी एक गेम आया था ब्लू वेल टाइप का, जिस पर सोशल मीडिया पर ही उनके जो पर्सनल लाइफ के इंसिडेंट्स होते थे ना, पॉपुलर करने का धमकी देकर के बच्चों को ब्लैकमेल किया जाता था, जिसकी वजह से कई बच्चों ने अपनी जान दी। तो इस तरीके के बच्चों के साथ किए जाने वाले फाइनेंशियल फ्रॉड्स या फिर कुछ और फ्रॉड्स, उन्हें रोकना, क्योंकि 16 वर्ष से कम बच्चों की मेंटल प्रेजेंस इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है ऑनलाइन क्या नेचुरल। अगर आप देखो रियल सोसाइटी में नहीं होती, तो वर्चुअल या मेटा वर्ड्स में तो बिल्कुल भूल ही जाओ, है ना। तो इसको जब हम देखते हैं तो इस तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बच्चों के लिए सही उपयुक्त नहीं माना गया। इसलिए मलेशिया में अब कोई भी बच्चा जो 16 वर्ष से कम आयु का है वो सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस नहीं दिखा पाएगा। ऐसा ही एक कानून भारत में भी आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कम से कम 16 नहीं तो 14 वर्ष की इसकी उम्र रखी जानी चाहिए, जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। तो ये वाला टॉपिक भी आप याद रखिएगा। चलिए आज के ये 4 टॉपिक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्जाम के ओरिएंटेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर से पहला टॉपिक है और उल्फा, ये 2 चीजें आप जरूर पढ़िएगा, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, कोई भी डाउट्स है हमसे पूछिए, जब भी चाहे कॉन्टेक्ट कीजिए, वी आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। थैंक यू।